Okay, student. Now the next topic is stress strain curve. Stress strain graph for an elastic material. Right? Stress strain graph for an elastic material. Now we have to draw this. This is here you are taking along x-axis you are taking this as strain, and here we are taking stress. Right, student? This is an elastic material wire. ये आपके पास एक इलास्टिक मटेरियल वायर है. तो अब आप इस पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स. ठीक, फोर्स लगा रहे हैं. तो ये स्ट्रेस आपका किस फॉर्म में मेजर होता है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लोड अप्लाइड. और ये आपका क्या होता है? एक्सटेंशन प्रोड्यूस. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस. तो स्टूडेंट्स, मान लो एफ हमने लगाया 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन एंड देन 10 न्यूटन. तो ये जो आपका ग्राफ आएगा दिस इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 10 न्यूटन सपोज एक लिमिट तक हमने कहा. दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट. राइट. फर्दर इसके बाद हमने इसको इंक्रीज किया स्ट्रेस को. स्ट्रेस गेट इंक्रीज थ्रू द अमाउंट. सपोज 12 न्यूटन से हमने इसको इंक्रीज कर दिया. अब ये आपके पास आ गई. दिस इज द इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट हमने डिस्कस की थी. इलास्टिक लिमिट क्या थी? दिस इज पॉइंट बी. पॉइंट बी इज अ इलास्टिक लिमिट पॉइंट. इलास्टिक लिमिट. और पॉइंट ए क्या है? दिस इज अ प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट. प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट. ठीक है. यहाँ तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और बी तक मैक्सिमम वैल्यू हो गई. नाउ इफ यू फर्दर इंक्रीज द स्ट्रेस, सपोज 12 न्यूटन से हमने इंक्रीज कर दिया ऐसे 13 या 14 न्यूटन तक. अब क्या होगा? द स्ट्रेस इंक्रीज, द स्ट्रेन ऑल्सो इंक्रीज. स्ट्रेन ऑल्सो इंक्रीज एंड इट रीचेस टू पॉइंट सी. और पॉइंट सी को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? यील्ड पॉइंट. पॉइंट सी को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? यील्ड पॉइंट. अब इस सी पॉइंट पे हम क्या करें? अगर हम इस स्ट्रेस को क्या कर देते हैं? जीरो. स्ट्रेस जीरो का मतलब ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया है इसको वापस कितना कर दें? जीरो पे. तो ये जो वायर है इट डज नॉट रीचेस टू दिस ओरिजिनल पॉइंट बट इट हैज सम परमानेंट सेट. इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है? परमानेंट सेट. यानी इसमें एक कुछ इलोंगेशन प्रोड्यूस होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट प्रोड्यूस इन द वायर. और सी कौन सा पॉइंट है? यील्ड पॉइंट. अब फ्रॉम पॉइंट सी इफ यू फर्दर इंक्रीज द स्ट्रेस, आप स्ट्रेस को इंक्रीज कर दो तो आपको यहाँ पर ये इस तरह की वायर में वेवी लाइंस मिलती हैं. वेवी लाइंस का मतलब इसमें क्या हो जाती हैं? थिक एंड थिनिंग ऑफ वायर हो जाता है. क्या हो जाता है? थिक एंड थिनिंग ऑफ वायर. नेक एंड वेस्ट आर फॉर्म्ड. आपने एक रबड़ को देखा होगा, स्ट्रेच करें तो उसके अंदर क्या होता है? एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो वायर या जो आपका रबड़ है दैट गेट थिन फ्रॉम सर्टेन पोर्शन एंड थिक बिकम्स सर्टेन पोर्शन. तो ये वेवी लाइंस आपकी रिप्रेजेंट करिए थिनिंग एंड थिकिंग ऑफ द वायर. फर्दर इफ यू इंक्रीज द स्ट्रेस तो यू विल गेट अ ब्रेकिंग पॉइंट. वायर क्या हो जाएगी? ब्रेक. तो डी हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट. इसके बाद अगर आपने वायर पे स्ट्रेस इंक्रीज करी तो ये वायर यहाँ पर क्या हो जाएगी? दिस इज ब्रेकिंग पॉइंट. And corresponding to this the stress is called as breaking stress. OD dash is called as breaking stress. Right. O to A, this is A dash is called as proportional limit, and O to B dash is called as elastic limit. This is called as elastic limit. ये O to B डैश आपकी क्या रहेगी? इलास्टिक लिमिट. अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ, डी इज अ ब्रेकिंग पॉइंट जिसपे ये क्या हो गई? आपकी ब्रेक हो गई वायर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ यू कैन क्लासीफाई द मटेरियल इनटू 3 कैटेगरीज. डक्टाइल मटेरियल्स हम क्लासीफाई करेंगे. फर्स्ट इज डक्टाइल मटेरियल. डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं? which shows large plastic range. स्टूडेंट, अगर मैं पिछले ग्राफ में ये बात करूँ इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है ये दिस इज अ इलास्टिक रेंज
और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टिक रेंज। ठीक, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इलास्टिक रेंज और इसको क्या बोलेंगे हम, प्लास्टिक रेंज। तो इलास्टिक रेंज और प्लास्टिक रेंज, तो डक्टाइल मटेरियल आपने पढ़े होंगे विच कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर विच शोज द लार्ज प्लास्टिक रेंज एंड द ब्रेकिंग पॉइंट इज at a very far distance from elastic limit। इलास्टिक लिमिट से ये ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही दूर। ब्रेकिंग पॉइंट इज एट अ वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम द इलास्टिक पॉइंट। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, दिस इज स्ट्रेन एंड दिस इज स्ट्रेस। ये आपकी कौन सी वायर होती हैं, जिस जो दैट कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर फॉर्म। दिस इज एग्जांपल इज गोल्ड, सिल्वर, एक्स कॉपर वायर। तो इसमें ये आपका इस तरह से ग्राफ आ जाता है लाइक इन दिस वे विच शोज द दिस इज इलास्टिक लिमिट और ये क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट। इसमें ब्रेकिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। अब आता है नेक्स्ट ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं, विच शोज स्मॉल प्लास्टिक रेंज। क्या शो करते हैं ये, विच शो स्मॉल प्लास्टिक रेंज और पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट इज क्लोज टू इलास्टिक लिमिट। ब्रेकिंग पॉइंट किसके क्लोज है, इलास्टिक लिमिट के क्लोज है। तो आपके पास ये आपके पास स्ट्रेन है और ये क्या है, स्ट्रेस। तो इसमें आपका ब्रेकिंग पॉइंट जो है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है और इसके बाद सीधा ये पॉइंट डी आ जाएगा। तो ब्रेकिंग पॉइंट इज़ वेरी क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट। और इसके एग्जांपल आते हैं ग्लास, आयरन एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट इज इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, दीज आर दोज मटेरियल फॉर विच द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज नॉट लीनियर। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज नॉट लीनियर, इट इज कर्व्ड। कैसा ग्राफ है इसमें, ये कर्व्ड। For this material, the graph is curved. These materials are called as elastomers. Example is rubber. After this, we have next two definitions I am going to discuss. First is elastic after effect. क्या होता है ये elastic after effect? This is the temporary delay in regaining the original configuration. Temporary delay in regaining the original configuration by the wire or by the material after the removal of deforming force। ठीक है, कि कितना टेम्परेरी डिले हो रहा है, कितना डिले हो रहा है इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय द मटेरियल आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। फिर आता है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग में क्या होता है, द बॉडी लूजेज इट्स इलास्टिसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस यूज। जब हम एक इलास्टिक मटेरियल को कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर देती है, लूज। तो दैट इज सेड टू बी इलास्टिक फटीग। यू कैन राइट इट्स डेफिनेशन बाय इटसेल्फ। नाउ आफ्टर दिस वी हैव ब्रेकिंग स्ट्रेस। अभी हमने ब्रेकिंग स्ट्रेस पढ़ी थी इस ग्राफ में। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज फिक्स्ड फोर्स, यहाँ ब्रेकिंग स्ट्रेस हमने पढ़ी थी। दिस ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट और फिक्स्ड फॉर ऑल द मटेरियल्स। ये हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द मटेरियल्स। हर मटेरियल के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ब्रेकिंग फोर्स आपका कितना आ गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो ब्रेकिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर वायर का एरिया ज़्यादा है तो उसका फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। तो ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपके पास दो कॉपर की वायर हैं, एक का एरिया ए है और दूसरे का एरिया 3A है, तो किसके ऊपर ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस 3A पे, राइट। अब नेक्स्ट आता है इसमें सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर होता है ये आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस
डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस। तो आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेस हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन वर्किंग स्ट्रेस। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट lecture I will discuss the numerical of this. Thank you, have a nice day, go through this.